हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के पीवाईक्यूज़ लेके आए हूँ। ये पीवाईक्यूज़ वो पीवाईक्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले मैंने 9 वीडियोज़ करा दी हैं, सभी पीवाईक्यूज़ जो कि आपके 2011 से लेके 2024 तक पूछे गए हैं, तो वो सभी मैं करा रही हूँ। और आपके अब ये इसमें से काफ़ी पीवाईक्यूज़ मैंने आधे से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ करा दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपके सीटीपी की भी क्लासेस चल रहे हैं और बहुत जल्द आपकी इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी जो भी रह गए हैं उनकी भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 61 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जो है प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण यानी कि ईवीएस के आंकलन के लिए, ईवीएस का जो आंकलन यानी कि असेसमेंट है उसके लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो अब उपकरण और तकनीकें हैं, तो कौन सी हमारी उपकरण और तकनीकें हैं ईवीएस के आंकलन के लिए। तो कौन कौन सी हैं हमारी, तो हमारी क्या है, परियोजना कार्य भी है। दूसरा क्या है, क्षेत्र भ्रमण भी, ये भी हमारे लिए ईवीएस का आंकलन करने के लिए उपकरण और तकनीक है। और तीसरा क्या है, जर्नल लिखना ये भी है। और चौथा हमारा क्या है, विचार करना, सभी हैं। तो कौन सा है हमारा, ए बी सी डी सभी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कह रहे हैं कि जो झूम खेती जो होती है वो क्या की जाती है, एक जगह से फिर दूसरी जगह पे की जाती है, फिर उन चीज़ों को जला दिया जाता है। क्योंकि मिजोरम में की जाने वाली कौन सी झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उनका अध्ययन कीजिए। तो क्या क्या कथन दिए, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गेहूं को लगाया गया, उसकी फसल को काट ली गया, फिर उसको क्या कर दिया गया, कुछ वर्षों के लिए उसको 4-5 वर्षों के लिए उसको खुला छोड़ दिया गया। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक कथन दे रखा है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खपतवार को काट कर जला दिया जाता है। कहने के जो भूमि होती है, इस भूमि के जो बांस उगते हैं, क्या बांस उगने वाले बांस और खपतवार को क्या करते हैं, काट कर जला दिया जाता है। तीसरा है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और चौथा जो है, यहाँ पे क्या है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और पांचवा क्या है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखे, 5 चीज़ें दे रखी। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन से इनमें से सही कथन बताना है। तो इनमें से जो सही कथन है वो हमारा क्या है, तो हमारा जो सही कथन है, तो जो सही कथन, तो हमें इसमें से सही कथन बताना। तो सही कथन जो है वो हमारा क्या है, ए है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, बी है, तो हमारा क्या है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और हमारा क्या है, डी है, तो एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन राइट है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि जो ईवीएस को हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो उससे क्या है, उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक कौशल नहीं है। तो कौन सा कौशल नहीं है, तो निर्धारण जो है वो एक ऐसा कौशल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। तो राधा जो है अलग अलग प्रकार के जो यात्रा टिकट होते हैं उनका क्या करती है, यूज़ करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तीसरा दे रखा है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और क्या, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसमें जो कह रहे हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है वो हमारे कौन कौन से हैं, तो हमारे जो है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है वो हमारा क्या है, ए और डी है। तो क्या है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है। जब हम क्या करते हैं, आप दिल्ली जाएं तो उनकी जो यात्रा की लागत है वो अलग होगी, लेकिन आप मुंबई जाएं तो वहाँ की यात्रा की लागत अलग होगी। इसी तरीके से जो आरक्षण प्रक्रिया की भी समझ हो जाती है कि टिकट कैसे कराया जाता है, ये सब इन सब चीज़ों की भी क्या होती है, हमें समझ हो जाती है।
तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है, ए और डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए, जो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी, उनको मानचित्र यानी कि जो मैप है उनका शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो सबसे अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, तो कौन सी उपयुक्ति प्रतीत होती है, तो कौन सी होती है हमारी, क्या है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं। शिक्षार्थियों की सहायता करना, हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट की हेल्प करेंगे कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए, अपने अपने जो संकेत है उनका उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का क्या बनाए, एक मैप बनाए, मानचित्र बनाए, तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर भी ध्यान केंद्रित करें। और इसके साथ ही साथ क्या जो वस्तुएं हैं वहाँ पर की उनकी सापेक्ष स्थिति और उनकी जो दिशा, कौन सी वस्तु किस दिशा में रखी, उनकी स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टीचर हैं, यहाँ पे कक्षा 5 की टीचर हैं, तो वो ये चाहती हैं कि जो उनके स्टूडेंट हैं वो क्या करें, आसपास यानी कि आसपास जो उनके एरिया में नियर, तो उनका क्या, पौधों का अवलोकन करें। जो आसपास के पौधे हैं उनको क्या करें, अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हम चाहते हैं कि जो अधिगम प्राप्त कर रहे हैं उनका सार्थक हो, तो उसके लिए वो क्या करेगी, तो उनकी, तो क्या यहाँ पे जो क्या करेगी, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो क्या करेगी, उस किसके लिए प्रोत्साहित करना है। पर अलग बच्चे जो हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। तो बच्चे क्या है, उनसे जब बच्चे अलग अलग तरीके के पेड़ देख रहे हैं तो अब उससे क्या करेगी कि इनकी ऊंचाइयों के बारे में बताएं कि किसकी पेड़ की कितनी ऊंचाई है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। उनकी पत्तियों को देखें कि सबकी पत्तियाँ देखिए अलग अलग हैं। उनकी गंध को देखें, स्मेल को देखें, और उनके उगने के स्थानों में अंतर, के जहाँ पे जो उगे हैं तो उनका कैसे तरीके का स्थान है, तो उसमें अवलोकन करना। तो इसके लिए क्या करेगी, प्रोत्साहित करना चाहिए उसे। तो क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर तो पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। तो कौन सा पहलू महत्वपूर्ण होना चाहिए, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। यानी जो बच्चे सीख रहे हैं तो जो सीखने वाले उनको प्राकृतिक यानी कि नेचर से और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जो भी हमारा सांस्कृतिक, जो हमारा इन्वायरमेंट है, सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशल और जो कल्चर, तो इस इन्वायरमेंट से भी बच्चों को क्या करना, जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। कहने के प्राथमिक स्तर पर चित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। कहने के जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो मानचित्रांकन है, यानी कि मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में किस कौशल का बढ़ावा होता है। जब बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, मानचित्रांकन सिखाएंगे, उससे शिक्षार्थियों में, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें किस कौशल का यानी कि बढ़ावा मिलेगा, विकास होगा। तो किस कौशल का विकास बढ़ावा मिलेगा, तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है। तो जो मानचित्र है, मैप से क्या होता है, जो मैप होता है उससे क्या होता है, बच्चों को सापेक्ष स्थिति पता चल जाती है कि जो चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कौन सी नदी कहाँ पर है और किस दिशा में है, तो उनको वहाँ पे जो जगह है उसका भी पता चल जाता है और उनकी दिशा की भी जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। कहने के निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे तालिका दी रखी है, पेट्रोल पंप का पेट्रोल का मूल्य दे रखा है, और दूसरा डीजल का मूल्य दे रखा है। जून में, अब यहाँ पे पेट्रोल का मूल्य और जून 2007 और दिसंबर 2000, तो जून में जो था जैसे पेट्रोल का मूल्य जो था 47 रुपये 74 पैसे था 2007 में, ठीक है, पेट्रोल का मूल्य। और दिसंबर में जो था वही हो गया 2014 में, तो वो हो गया 61 रुपये 33 पैसे हो गया। डीजल का मूल्य 35 रुपये 21 पैसे था, और वो अब बढ़कर कितना हो गया, 2014 में जो हो गया वो 50 रुपये 51 पैसे हो गया। तो उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपने नोटबुक में ये लिखा है। तो क्या क्या लिखा है, जैसे कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, तो ये लिखा है। दूसरा लिखा है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। तीसरा लिखा है कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और चौथा लिखा है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा हमें सही है, तो सही बताना है। तो हमारे जो सही है वो हमारा क्या है,
सी और डी सही है। तो सी कैसे सही है? डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। देखिए डीजल सही है इसलिए जो सार्वजनिक परिवहन है वो किस पर? इस पर चलता है। तो चौथा क्या है हमारा? डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सी और डी, यानी कि बी आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 670 है। कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है। तो प्राथमिक कक्षाओं जो हमारी 1st to 5th की कक्षाएं उसमें जो ईवीएस के लिए निम्नलिखित सभी यानी कि सभी जो है सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर? तो हम किसे छोड़कर कर सकते हैं? तो किसे छोड़कर? केवल डी को। तो किसे, जैसे कि यहाँ पर डी को छोड़कर हम कर सकते हैं, तो केवल डी को छोड़कर बाकी सभी जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए उपागम है। तो मूर्त से अमूर्त, जैसे मूर्त से अमूर्त, जैसे कि बच्चे को जो है मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाएंगे। जैसे कि हम जो है बच्चों को जैसे कि हमने बता दिया कि चीज़ें दिखाई और फिर उनको चीज़ें को जब मूर्त से अमूर्त ले जाना, जैसे कि चीज़ों को पहले उन्हें समझा दिया, दिखा दिया, फिर दूसरी तरफ उनको लेके गए। दूसरा क्या होता है? सरल से कठिन की ओर, यानी कि ये नहीं कि पहले बच्चे को जो है हार्ड पढ़ा दिया फिर सरल पढ़ाया, लेकिन बच्चे को पहले थोड़ा सा सरल पढ़ाएंगे फिर उनको हार्ड की तरफ ले जाएंगे, कठिन की तरफ ले जाएंगे। स्थानीय से वैश्विक की तरफ, यानी कि जो स्थान पे हम रुके हुए वहाँ से लेके पूरे विश्व तक ले जाएंगे, या कि पूरे विश्व से लेके स्थान तक ले जाएं। तो यहाँ पर से केवल इसे छोड़कर, तो कौन सा ऐसा है जिसे छोड़कर बाकी सभी ठीक है? तो अमूर्त से मूर्त की ओर, ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि जो हमारा एनसीएफ 2005 ने क्या किया है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं कह रहे हैं कि ईवीएस जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसने क्या किया, कक्षा 1 और 2 के लिए कोई भी ईवीएस की बुक नहीं दी है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऐसा कौन सा कारण है उपयुक्त कारण है? तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त कारण है कि वो ये है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो वो बच्चे जो हैं जो उनको जो प्राप्त होगा, तो संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। कहने के एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। तो कह रहे हैं कि एक अध्यापक है, यहाँ पे एक जो टीचर है उसको कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। क्या हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है? क्या हमारे देश में अलग अलग भोजन की जो सांस्कृतिक विविधताएं किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसकी जो सर्वोत्तम विधि है वो हमारी क्या है कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है, तो इसका कारण क्या है? बहुत जब पक्षी जो है अपनी गर्दन हिलाते हैं तो इसका कारण ये है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, जो उनकी आंखें होती हैं वो अनिस्थिर होती हैं और घूम नहीं सकते हैं। तो उनकी जो आंखें होती हैं वो घूम नहीं सकती, इसलिए क्या करते हैं वो अपनी गर्दन को ज़्यादा हिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। रीना आम खाना पसंद करती है। जो रीना है वो क्या पसंद, रीना आम पसंद करती है और वो इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। रीना क्या करती है, आम को पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि आम गर्मियों में आते, इसलिए वो क्या चाहती है, जाड़ों में भी खाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उसे सही रखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो क्या कर सकती है, उसको अचार और आम पापड़ बनाकर रख सकती है ताकि वो जाड़ों में भी खा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। कह रहे हैं कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। केरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो कह रहे हैं कि नारियल के तेल में, कौन से नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? तो कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तो कहाँ के पसंद करते हैं? गोवा के लोग जो होते हैं नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा
जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो आगे के दांत होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के कारण वस्तुओं को क्या करते हैं, काटते और कुतरते रहते हैं। तो कौन है, हमारी गिलहरी। जो गिलहरी है उसके आगे के दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को क्या करती रहती, कुतरती रहती, ताकि उसके दांत घिसते रहें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। कहने के कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। कहने के कोई फार्मर है यानी कि किसान है, वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाद और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो ऐसा करने से उसके खेतों की जो मृदा है यानी कि मिट्टी है तो वो कैसी हो जाएगी, तो ऐसा करने से जो उसके खेतों की मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेगिस्तानी ओक है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा क्या दे रखा है, इस वृक्ष की जड़ें जो है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर होती जाती जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और तीसरा दे रखा है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और चौथा दे रखा है, ये वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो ये हमारा चार चीज़ें इसमें दे रखी। तो इसमें से कह रहे हैं कि इसमें से सही कथन क्या है, तो इसमें से जो सही कथन है वो हमारा क्या है, तो जो सही कथन है, तो जो सही कथन है वो हमारा क्या है, ए बी सी। क्या है, ए बी सी जो है वो हमारे सही कथन है। बाकी ये वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो हमारा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बल्कि अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मंडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। लगभग 7:45 पर मंडगांव चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 मीटर है तो इनकी रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग, तो इनकी जो औसत चाल थी वो कितनी है, तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल जो होगी वो कितनी होगी, तो इनकी जो औसत चाल है वो कितनी है, हमारी कितनी है, 54 किलोमीटर है, किलोमीटर आवर्स है। तो यानी कि 54 किलोमीटर, 1 घंटे में 54 किलोमीटर चली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। कहने कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी कि झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। तो नई दिल्ली में एक व्यक्ति है, नई दिल्ली में रहने वाला है जो, तो हमारा भोपाल में एक नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, पहले भोपाल जाता है मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी कि झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो विजिट करना चाहता है, देखना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले, तो उसकी यात्रा की जो दिशा होगी पहले क्या होगी, दक्षिण दिशा में और फिर वही पूर्व दिशा में होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गौरैया, चूहा, कछुआ, सांप। तो ये 4 जानवर हैं, तो इसमें जो है इसमें करें कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो ये सभी क्या होते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ और सांप ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो इनमें यह विशेषता पाई जाती है। एक क्वेश्चन नंबर 83 है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। क्या पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक स्तर पर जो हमारी ईवीएस की बुक है उसमें कविताएं भी दे रखी है और हमारी क्या दी, कहानियाँ। तो इनका क्या उद्देश्य है, तो इनका जो उद्देश्य है वो क्या दे रखा है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो सीखने के लिए क्या है, संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। करेंगे एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी। जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा के 4 बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगे। तो किस प्रकार आंकेंगे, ये पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। कह रहे हैं आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। तो आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी, तो क्रियाकलापों की एक
स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि यहाँ पे कहना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आंकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा एक संकेतक जो है वो उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा संकेतक उपयुक्त है? न्याय और समानता के प्रति चिंता जो है संकेतक, ये जो है वो उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, कहने के इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे क्या होता है? ये हमारा जो है वो क्या है? सरसों है। क्या है? सरसों है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, कासा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से अध्ययन कीजिए। तो कासा के बारे में क्या कौन से कथन सही है? तो कासा के बारे में जो हमारा कथन है तो कौन सा सही है? इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। और हमारा क्या है यहाँ पे? सी, आदिवासी लोग ब्रास का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो आदिवासी जो है ब्रास का यानी कि कांसे का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? हजारों वर्ष पूर्व कर रहे हैं। तो बी और सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला फैलने वाला समुच्चय रोग है। तो मच्छरों से फैलने वाला होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? हमारा चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, कहने के किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि एक स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाए तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी होगी लगभग। तो इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी जो लगभग होगी वो कितनी होगी? 1.67 किलोमीटर होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।